हेलो दोस्तों। आज हम लोग बेलराइज इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे। तो बेलराइज इंडस्ट्रीज का सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो बेलराइज इंडस्ट्रीज एक्चुअली करती क्या है ना कि इनका सिंपल सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। ये लोग ऑटोमोबाइल कंपनी है जो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर कमर्शियल व्हीकल एंड जो फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स हैं, तो इनके पार्ट्स बनाते हैं। इनके पार्ट्स बनाते हैं जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मतलब जो जैसे टाटा है, महिंद्रा है, आपका फोर्स मोटर्स है, बजाज है, हीरो है, तो इन सबको ये लोग उन पार्ट्स को ये लोग सेल करते हैं एंड वहां से इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इनका सिंपल सा बिजनेस मॉडल है और इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी हम आगे आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ये लोग बनाते हैं, कौन कौन से पार्ट्स बनाते हैं एंड इनका कितना परसेंट मार्केट शेयर है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखें कि इनके सबसे पहले अगर आप इनका क्लाइंटेल का लिस्ट देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल लिस्ट है। इनके क्लाइंटेल में बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉर्प है, जो होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स है वो है, जगुआर लैंड रोवर है, रॉयल एनफील्ड है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, वी कमर्शियल व्हीकल्स है, अशोक लीलैंड है। इसके अलावा इनके पास भारत बेंज है, फिएट है, फोर्ड है, एक्साइड जो बैटरी बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो भी इनके क्लाइंटेल लिस्ट है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अगर आप देखें तो इनके पास हीरो इलेक्ट्रिक है, काइनेटिक ग्रीन है, ओकिनावा ईवी है, रिवोल्ट है और भी बहुत बहुत सारी जो नई नई कंपनियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो भी इनके क्लाइंटेल की लिस्ट में शामिल है। अगर आप इनका आईपीओ देखें तो इनका आईपीओ अभी मई 2025 में ही आया था और इनका 2150 करोड़ का इनका आईपीओ था, जिसमें से मोस्ट ऑफ पैसा ये लोग अपने जो इनका कर्ज है उसको चुकाने में उस समय मैनेजमेंट ने बोला था कि लोग यूज करेंगे। और अभी आप देखें तो इनका जो पहले डेट टू इक्विटी रेशियो था वो लगभग 1 के आसपास हुआ करता था और अभी रिजल्ट आया है 1 महीने पहले, इस वाले लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो वो घट के लगभग 0.16% हो गया। मीन्स मैनेजर ने जो बोला था कि ये लोग अपना कर्ज कम करेंगे तो इन्होंने अपना डेट घटा दिया, 0.16 हो गया, मतलब नेग्लिजिबल हो गया ऑलमोस्ट। और अगर इनका बिजनेस वर्टिकल आप देखें तो इनके दो बिजनेस वर्टिकल्स हैं। पहला इनका जो कोर मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है, कोर मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस मतलब जिसमें ये लोग ऑटो पार्ट्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और ओईएम्स को सेल करते हैं, तो एक वो बिजनेस है। और दूसरा बिजनेस है इनका कमोडिटी बिजनेस है। कमोडिटी बिजनेस में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो लोग इसको किसी थर्ड पार्टी से लोग लेते हैं और जो इनके ओईएम्स मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं और फिर वो लोग उसको उनको सेल कर देते हैं। तो उसमें बहुत सारे जैसे डीलिंग विद मेटल्स है, लिथियम आयन बैटरीज है एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो ये लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते लेकिन अपने ओईएम्स को सप्लाई करवाते हैं किसी थर्ड पार्टी के जरिए। तो वो उन प्रोडक्ट्स की ये लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो उससे भी इनको कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आप इनका रेवेन्यू बाइफरकेशन देखते हैं तो इनका जो कोर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उससे इनको लगभग 81% का रेवेन्यू आता है और जो इनका ट्रेडिंग वाला सेगमेंट है उससे इनको 19% का बिजनेस रेवेन्यू जनरेट होता है। और इनका 5% के आसपास इनका रेवेन्यू इनके एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से भी आता है। तो ये था इनका, मैंने पूरा आपको एक ब्रीफ बता दिया आपको इनके बिजनेस का। अभी चलते हैं इनकी पीपीटी में, देखते हैं कि इन्होंने अपनी पीपीटी में क्या क्या चीजें बताई हैं। तो आइए सबसे पहले इनकी पीपीटी में इनके टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। तो हम लोग इस पीपीटी में इनका जो क्वार्टर और FY26 के हाइलाइट्स हैं उसको देखेंगे, कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे, कस्टमर एंड कैपेबिलिटीज देखेंगे, इनकी ग्रोथ स्ट्रेटजीज एंड एनेक्चर देखेंगे। तो अभी जो इनका फर्स्ट क्वार्टर FY26 का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस करें अगर हम, तो इनका अगर आप मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू और देखेंगे तो उसमें 29% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। एंड अगर इनका रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ गुड्स अगर आप देखते हैं तो उसमें 21% की ग्रोथ आई है। अगर इनका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर देखें ओवरऑल तो उसमें 27% की ग्रोथ आई है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा एंड इबिट्टा मार्जिन देखेंगे तो इबिट्टा में भी 17% की हेल्दी ग्रोथ आई है एंड इबिट्टा मार्जिन जो इनका 13.5% हुआ करता था लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में वो अभी बढ़ के 12.4% हो गया है। एंड इनका पैट एंड पैट मार्जिन अगर आप देखते हैं तो इनका पैट में भी 56% की हेल्दी ग्रोथ आई है, बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। एंड इनका पैट मार्जिन जो पहले 4% हुआ करता था लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में वो अभी बढ़ के 4.9% हो गया है। एंड इनका अगर आप ROACE देखते हैं तो ROACE में भी 50 BPS की ग्रोथ आई है इनकी, जो पहले 13.9% हुआ करता तो अभी बढ़ के 14.4% हो गया है। और अगर आप इनका सेगमेंट रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो सेगमेंट रेवेन्यू ब्रेकअप में जो इनका टू व्हीलर और थ्री व्हीलर वाला सेगमेंट है उसमें इनका 27% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। एंड जो इनका फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल है इसमें 93% का ग्रोथ आया है, शानदार ग्रोथ आया है। एंड इनका जो फोर व्हीलर कमर्शियल वाला सेगमेंट है, कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट, उसमें इनका 76% का ग्रोथ आया है और जो अदर्स वाला सेगमेंट है उसमें 24% से इनका डिग्रो हुआ है। और अगर आप इनका पावर ट्रेन वाला सेगमेंट देखें तो पावर ट्रेन वाले सेगमेंट के अकॉर्डिंग जो इनका आईसीई में है, जो डीजल पेट्रोल से चलने वाले इंजन हैं उनमें 31% का ग्रोथ आया है। और जो इनका पावर ट्रेन एग्नोस्टिक वाला सेगमेंट है उसमें 35% का ग्रोथ आया है और अदर्स में 60% का ग्रोथ आया है।
अगर आप इनका रेवेन्यू सेगमेंटेशन देखेंगे तो इनका जो 81% का बिजनेस रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस क्वार्टर में, वो आया है इनका मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू, जो ये लोग खुद के प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको सेल करते हैं अलग अलग ओईएम्स को। एंड जो इनका 19% का रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू आया है इनका जो है सेल ऑफ ट्रेडेड गुड्स, जो ये ट्रेडिंग करते हैं जो, उससे इनका 19% का रेवेन्यू है। और अगर इसको सेगमेंट वाइज देखेंगे आप, तो इसका आईसी वाला जो सेगमेंट है, आईसी वाले सेगमेंट से इनको 26.3% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। पावर ट्रेन एग्नोस्टिक वाले सेगमेंट से इनको 72.7% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और 1% का रेवेन्यू अदर से जनरेट हुआ है। और अगर इनको व्हीकल टाइप अगर आप देखते हैं, व्हीकल टाइप के अकॉर्डिंग इनका रेवेन्यू अगर बाइफर्केशन करते हैं, तो उसमें आपका टू व्हीलर और थ्री व्हीलर से इनका 82.8%, लगभग 83% रेवेन्यू इनके टू व्हीलर और थ्री व्हीलर वाले सेगमेंट से आता है। एंड जो फोर व्हीलर कमर्शियल वाला सेगमेंट है, उससे इनको बहुत कम, उससे इनको 8.8% का रेवेन्यू है। फोर व्हीलर जो इनका पैसेंजर वाला सेगमेंट है, उससे इनको 4.5% का रेवेन्यू है, और अदर्स वाले सेगमेंट से लगभग 4% का रेवेन्यू है। आइए अब हम अगले सेगमेंट में इनके कंपनी ओवरव्यू को देखते हैं। तो कंपनी ओवरव्यू को अगर आप देखते हैं, तो ये लोग वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स हैं। इनके पास टू व्हीलर मेटल कंपोनेंट एंड मार्केट, टू व्हीलर मेटल कंपोनेंट का जो मार्केट है, उसमें 24% इनका मार्केट शेयर है। और इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उसमें 1000 से भी ज़्यादा टाइप्स के प्रोडक्ट्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें आपका जो चेसिस सिस्टम्स होता है गाड़ियों का, जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो बनाते हैं लोग, BIW पार्ट्स ये लोग बनाते हैं, पॉलीमर कंपोनेंट्स ये लोग बनाते हैं, जो सस्पेंशन एंड स्टीयरिंग कॉलम होता है वो ये लोग बनाते हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर सेगमेंट में, जो ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को ये लोग उसको सेल करते हैं। अगर इनके आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखेंगे, तो टोटल 18 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो 9 स्टेट्स में एंड 10 सिटीज़ में इनका सिचुएटेड है। एंड अगर इनके रिलेशन देखेंगे कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ओईएम्स क्या होते हैं, ओईएम्स बेसिकली जो जैसे जो बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं, जैसे कि टाटा है, महिंद्रा है, टीवीएस है, हीरो मोटोकॉर्प है, इन सबको ओईएम्स कहते हैं। तो जो इनके 30 ओईएम्स के साथ इनके लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं, पुराने रिलेशनशिप्स हैं जो इनके 30 ओईएम मैन्युफैक्चरर के साथ। एंड इनका ग्लोबल प्रेजेंस भी है। अगर आप इनका ग्लोबल प्रेजेंस आप देखें, तो इनमें इंडिया में तो इनका प्रेजेंस है, इसके साथ ये लोग ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया एंड यूनाइटेड किंगडम, जापान, थाईलैंड में भी इनका प्रेजेंस है, और इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू 5.4% है। 73% इनका पावर ट्रेन एग्नोस्टिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। एंड इनकी अगर डेवलपिंग कैपेबिलिटी टू एक्सपेंड एज ए टीयर 0.5 सप्लायर भी ये लोग अपने आप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि पहले ये लोग केवल छोटे छोटे पार्ट्स बनाया करते थे, जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर सेगमेंट में यूज किए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, सिर्फ पार्ट्स नहीं बनाते, उन पार्ट्स से जो रिलेटेड जो बड़े प्रोडक्ट हैं, जैसे इंजन का कोई पहले एक पार्ट बनाते थे, पहले इंजन के बड़े पार्ट्स बनाते हैं। पहले ये लोग जो आपका एग्जॉस्ट सिस्टम में केवल छोटे छोटे पार्ट बनाते थे, अब ये लोग पूरा का पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम ही बना रहे हैं। पहले ये लोग चेसिस होता है, चेसिस उसके छोटे पार्ट्स बनाया करते थे, वे लोग पूरा का पूरा चेसिस का जो सिस्टम है वही पूरा डेवलप कर रहे हैं। तो ये लोग पहले छोटे पार्ट्स बनाया करते थे, वे लोग धीरे धीरे पूरे के पूरे सिस्टम को ही डेवलप कर रहे हैं। और अगर आप इनका मैन्युफैक्चरिंग एबिटा देखते हैं, तो उसमें 17.4% की ग्रोथ आई है कंपेयर टू लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर। एंड अगर इनका मैन्युफैक्चरिंग एबिटा परसेंटेज देखें, तो उसमें लगभग 14% की ग्रोथ आई है। एंड अगर आप इनका टोटल रेवेन्यू देखेंगे, टोटल रेवेन्यू 22,622 मिलियन का इनका टोटल रेवेन्यू है, इसमें 27% की ग्रोथ है कंपेयर टू लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर। एंड इनका जो इबिटा देखेंगे, इबिटा में भी लगभग 17% की ग्रोथ है कंपेयर टू लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर। एंड इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, तो उसमें भी लगभग 56% की ग्रोथ है कंपेयर टू लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर। एंड इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत अच्छा, अभी वो बहुत कम हो गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। पहले जो है इनका 0.98x लगभग 1 के आसपास हुआ करता था इनका डेट टू इक्विटी रेशियो लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में, अभी 0.16x रह गया है। मीन्स इन्होंने अपने डेट को, जो इन्होंने आईपीओ से फंडिंग इनको मिली है, उस पैसे को इन्होंने अपने कर्ज को चुकाने में यूज किया है। अगर आप इनका हिस्ट्री देखेंगे, तो 1996 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, और 2010 में इन्होंने चेसिस एंड कमर्शियल व्हीकल्स को सप्लाई करना शुरू किया था। और 2012 में आप देखेंगे कि इन्होंने जापानीज टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ चेसिस सिस्टम सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया इन्होंने। और इसके बाद 2015 में इस्टेब्लिश अनमैच्ड मैन्युफैक्चरिंग, इन्होंने एक सेटअप खुद की फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। इसी तरीके से आप देखेंगे इनका ग्रोथ होते हुए 2025 में फाइनली इन्होंने 2 कंपनियों को इन्होंने एक्वायर किया है, जो कि H1 है, जो कि सब्सिडरी है जापान की। एंड कुछ हाई टेंसाइल स्टील फैब्रिकेशन, स्टैंपिंग एंड कॉम्प्लेक्स टूल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है वो कंपनी। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये ग्रेजुअली इनका बिजनेस भी बढ़ रहा है, कुछ कंपनियों को एक्वायर भी कर रहे हैं, नए नए प्लांट भी लगा रहे हैं, तो इनका बिजनेस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
अगर इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देखें तो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग ये लोग बनाते हैं। इसके अलावा जो रियर शॉक एब्जॉर्बर होता है वो बनाते हैं, प्लास्टिक के कॉल बनाते हैं, सीटिंग कॉल बनाते हैं, साइड डैशबोर्ड बनाते हैं ये लोग, स्टीयरिंग कॉलम बनाते हैं, हेडलैम्प ब्रैकेट बनाते हैं ये लोग टू व्हीलर सेगमेंट के लिए, एंड जो फ्रंट फेंडर होता है वो बनाते हैं। एंड इसके अलावा जो टू व्हीलर में फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर होता है वो बनाते हैं, प्लस जो है फ्रंट फोर्क असेंबली होती है उसको भी बनाते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम बनाते हैं, फुट रेस्ट हो गया, मेन स्टैंड हो गया, साइड स्टैंड हो गया, चेसिस हो गया। तो ये टू व्हीलर सेगमेंट के लगभग ये सारे ही प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं। इसके अलावा भी लोग बनाते हैं, जैसे आपको टू व्हीलर सेगमेंट में ये आप देख सकते हैं जैसे चेसिस हो गया। इसके अलावा जो हब मोटर्स होता है वो भी ये लोग बनाते हैं। और थ्री व्हीलर सेगमेंट में अगर आप जाते हैं तो थ्री व्हीलर सेगमेंट में आपको इनका जो ऊपर वाला पार्ट होता है थ्री व्हीलर सेगमेंट में, जिसको बोलते हैं BIW पार्ट्स, वो ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा थ्री व्हीलर सेगमेंट के लिए लोग चेसिस मैन्युफैक्चर करते हैं। और अगर आप इनके फोर व्हीलर सेगमेंट में जाए, जो एक्सटेंसिव पावर ट्रेन एग्नोस्टिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है फोर व्हीलर सेगमेंट में, तो फोर व्हीलर गाड़ियों के लिए लोग प्लास्टिक एक्सेसरीज बनाते हैं, सीटिंग सिस्टम पार्ट्स बनाते हैं, BIW पार्ट्स बनाते हैं, और पॉलीमर पार्ट्स बनाते हैं, क्रॉस कार बीम बनाते हैं ये लोग। इसके अलावा बैटरी कंटेनर ये लोग बनाते हैं। एंड अगर आप इनके कॉमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट में जाते हैं तो कॉमर्शियल व्हीकल के लोग बम्पर बनाते हैं, एयर टैंक बनाते हैं, चेसिस बनाते हैं। एंड तो ये सारा इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था, जो कि आप देखेंगे कि इनमें टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर तीनों ही सेगमेंट के लिए लोग अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। आगे इन्होंने बताया कि इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इनके प्लांट्स का 65% इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। 800 से ज़्यादा इनके पास रोबोट्स हैं जो वेल्डिंग के लिए, जो शीट मेटल फैब्रिकेशन वाली इनका सेक्शन है उसमें 800 से ज़्यादा रोबोट्स हैं इनके, जो वेल्डिंग एंड प्लस अदर जो फाइन वर्क्स है वो करते हैं। 5500 से ज़्यादा इनके पास जॉब वर्कर्स हैं। 2000 से ज़्यादा इनके पास एम्प्लॉयज़ हैं। एंड इनके अगर आप प्लांट देखें तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस है। जिसमें इन्होंने तमिलनाडु में इनका एक नई फैसिलिटी आ रही है, एक महाराष्ट्र में इनकी नई फैसिलिटी आ रही है, एक राजस्थान में इनकी नई फैसिलिटी आ रही है। तो 3 नई फैसिलिटी भी ये लोग लगा रहे हैं, मतलब अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। 5.4% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट बिजनेस से आता है इनका। 60,000 से ज़्यादा इनका मीट्रिक टन पर एनम का एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और 450 से ज़्यादा ये लोग मशीन्स बनाते हैं ये स्टैंपिंग कैपेसिटी में। 100 से ज़्यादा मशीन से लोग बनाते हैं प्लास्टिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी में। इसके अलावा ये लोग अगर आप देखें कि ESG में भी ये लोग काफ़ी काम कर रहे हैं एज ए रिस्पॉन्सिबल कारपोरेट। इनके सस्टेनेबिलिटी के भी गोल्स हैं, जैसे एनवायरनमेंट के लिए इन्होंने क्या किया अभी कि इनके जितने भी प्लांट हैं उनमें जीरो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स है इनका। तो वहाँ से कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इनके पास खुद का है, तो ये लोग इनका जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है वहाँ से। तो ये लोग कोई भी हार्मफुल केमिकल से लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करते हैं, लैंड में रिलीज नहीं करते हैं, बल्कि उसको पूरा प्रोसेस करते हैं। एंड इसके अलावा ये लोग अपने प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लोग सोलर से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी कंपनी के साथ, और वहाँ से लोग सोलर एनर्जी लेते हैं और उसके जरिए अपने प्लांट के लोग रन करते हैं। इसके अलावा इनके पास ये लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। इनके पास जो ट्रेंड एम्प्लॉई हैं 1000 से ज़्यादा वर्कर्स हैं क्रॉस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। एंड इनके पास जो प्रिविलेजिंग प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू वुमेन स्टूडेंट्स हैं। ये लोग अलग अलग ESG वर्क भी करते हैं। अगर आप देखें तो लोगों के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगली PPT में इनके कस्टमर एंड कैपेबिलिटीज़ के बारे में देखते हैं। तो अगर आप इनका कस्टमर एंड कैपेबिलिटीज देख तो यहाँ मैनेजमेंट ने बताया कि इनका जो पहले ये लोग केवल क्या करते थे, कंपोनेंट सप्लाई करते थे, किसी थर्ड पार्टी से ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे, उसको फिर ये लोग जो OEMs होते हैं उनको सेल करते थे। अभी ये लोग खुद का प्रोसेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर OEMs को ये लोग सप्लाई करते हैं। इसके अलावा ये लोग इनका खुद का अपना एक प्रोडक्ट ड्रिवन R&D सेटअप है, और इन्होंने पिछले साल इन्होंने लगभग 8 नए प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं। एंड ये लोग उसको इन्होंने लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि एक्सटेंडिंग कैपेसिटी बियॉन्ड ऑटो, ये लोग सिर्फ ऑटो सेगमेंट में ही नहीं, इसके अलावा अलग अलग सेगमेंट में भी नई नई प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिसमें ये लोग टूलिंग कर रहे हैं, ऑटोमेशन एंड सिस्टम असेंबली कर रहे हैं अलग अलग सेगमेंट के लिए, जैसे EV है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, डिफेंस है, रिन्यूएबल्स है, एंड बहुत सारे अलग और सेगमेंट्स हैं। आगे इन्होंने बताया कि इनका इस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है इन प्रोसेस इंजीनियरिंग। इनके पास 159 मेंबर्स की एक टीम है जो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती रहती है। इनके पास अपना खुद का डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी है। एंड इसके अलावा IoT एंड सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम है इनका। एंड 800 से ज़्यादा इनके पास रोबोट्स हैं, जो कि हायर प्रोडक्टिबिलिटी एंड हायर प्रोडक्शन वहाँ से इनको मिलता है। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग सारा काम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ये लोग सारी की सारी चीज़ें खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके बाद उसको सप्लाई करते हैं।
तो जैसे टूल मेकिंग भी ये लोग खुद करते हैं, ट्यूब बेंडिंग भी करते हैं, प्रेस ऑपरेशंस भी ये लोग खुद करते हैं, शीट मेटल का जो फैब्रिकेशन है उसको भी ये लोग खुद करते हैं, कोटिंग एंड पेंटिंग भी ये लोग करते हैं, सिस्टम की असेंबली भी ये लोग खुद करते हैं। आप इस पीपीटी में इनका देख भी सकते हैं कि सारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लस फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ये सारा का सारा काम ये लोग खुद करते हैं। और इनकी स्ट्रेंथ है, जो इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रोवाइडर्स है वो इनकी स्ट्रेंथ है, हायर क्वालिटी एंड लोअर पीपीएम है, हायर वैल्यू ऐड पर प्रोडक्ट रिजल्टिंग इन हायर मार्जिन्स है। तो ये सारा आप देख सकते हैं। आगे अगर आप इनका पिलर्स ऑफ ग्रोथ देखें तो ये लोग अपनी प्रेजेंस टू व्हीलर सेगमेंट में और डिपेंड कर रहे हैं और डेप्थ बढ़ा रहे हैं। बिल्डिंग ए पोर्टफोलियो प्रोप्राइटरी एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स का ये लोग बना रहे हैं। एक्सपेंडिंग द 4 व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ये लोग बढ़ा रहे हैं अपना। इसके बाद टीयर 1 सप्लायर, कंपोनेंट सप्लायर से लेके ये लोग टीयर 0.5 सप्लायर बन रहे हैं। मतलब ये लोग पहले केवल पार्ट्स बनाते थे और अब ये पूरा का पूरा सेक्शन ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये लोग पोर्टफोलियो प्रॉपर्टी एंड प्रीमियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। आप देखें कि प्रीमियमाइजेशन इंडिया में कैसे मूव कर रहा है। पहले अगर आप 2019 में देखें तो 38% मार्केट शेयर हुआ करता था जो 125 सीसी मोटरसाइकिल, 125 सीसी की जो मोटरसाइकिल्स होती है उनका, अभी FY24 में बढ़ के 52% हो गया है। एंड जो 125 सीसी का स्कूटर हुआ करते थे उनका पहले केवल 20% मार्केट शेयर हुआ करता था FY19 में, एंड अभी वो बढ़ के FY24 में लगभग 47% हो गया है। तो प्रीमियम सेगमेंट की तरफ बढ़ रहा है हर कस्टमर आज की डेट में। हायर सीसी की गाड़ियां लेता है और हायर सीसी की गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग में लोग अपने प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो भी बढ़ा रहे हैं। नए नए प्रोडक्ट्स उसी सेगमेंट में लॉन्च कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उसको आप OEMs को सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप रिसेंट इनके डेवलपमेंट देखेंगे तो लोग हाई टेंसाइल चेसिस बनाए इन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, एयर टैंक बनाया कमर्शियल व्हीकल के लिए, पैसेंजर व्हीकल के लिए इन्होंने फिल्ट्रेशन सिस्टम एंड जो क्रॉस कारबीम है वो बनाया है। टू व्हीलर सेगमेंट के लिए इन्होंने स्टीयरिंग कॉलम, हब मोटर एंड जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो इन्होंने मैन्युफैक्चर करना शुरू किया है। तो ये इनके नए एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है जो इन्होंने बनाने अभी शुरू कर दिए हैं और प्रोडक्शन में आ गए हैं। आगे इनके मैनेजमेंट ने बताया कि ये अपने 4 व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर आप देखें इंडिया में 4 व्हीलर का जो ऑटोमेटिक कंपोनेंट का मार्केट शेयर है, जो मार्केट है वो 2.7x टाइम्स लार्जर है दैन 2 व्हीलर ऑटोमेटिक कंपोनेंट। मतलब 4 व्हीलर का जो मार्केट है वो 2.7x लार्जर है कंपेयर टू 2 व्हीलर मार्केट। एंड बेलराइज का टारगेट है कि ये अपने रेवेन्यू को डबल कर देंगे 4 व्हीलर सेगमेंट में और कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट में 2 से 2.5 साल में आगे जो आने वाले हैं। एंड इनके कस्टमर्स अगर आप एग्जिस्टिंग देखेंगे तो इसमें ये लोग अपना पेनिट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, नए मॉडल्स ये लोग बना रहे हैं एंड फोकस कर रहे हैं डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। और ये लोग नया क्या कर रहे हैं, जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स उसमें ये लोग नए डायरेक्ट एक्सपोर्ट जो यूरोपियन एंड अमेरिकन OEMs हैं उनके साथ नए अपने रिलेशनशिप बना रहे हैं, उनको अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग, और उसको ये लोग उनको सेल कर रहे हैं। और इनके कुछ रिलेशनशिप, इनके एक प्रीमियम ब्रिटिश OEM है जिसके साथ इनका पुराना रिलेशनशिप्स है, तो उसके बेस पे इनको नए कस्टमर्स एक्विजिशन में जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ से इनको नए कस्टमर एक्विजिशन में काफ़ी हेल्प मिल रही है। और इसके अलावा ये लोग अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स उनको अपने क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। क्रॉस सेलिंग का मीन्स क्या होता है कि आप उनको पहले छोटे छोटे पार्ट्स बेचा करते थे, अब छोटे छोटे पार्ट्स की बजाय आप उनको पूरे के पूरे सेगमेंट ही बना के उनको सेल कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट उनको ऑफर कर रहे हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। एंड जो नए कस्टमर्स हैं उनके साथ ये लोग, जैसे जापान में इन्होंने एक एक्विजिशन किया H1 इंडिया और मैग फिल्टर का, तो उसके साथ इनको क्या जापानी जो OEM मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ इनके रिलेशनशिप स्ट्रांग्स हो रहे हैं और उनको ये लोग नए प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं। और 2 व्हीलर सेगमेंट में कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लेके आ रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि जो साइड स्टैंड है, चेसिस है, एग्जॉस्ट सिस्टम है, फ्रंट फोर्क है, मेन स्टैंड है, रियर शॉक एब्जॉर्बर है, फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर है, एंड मेनी मोर प्रोडक्ट्स है जो लोग बना रहे हैं उसको। और इसको उसमें कुछ नए मॉडल्स भी ला रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स उसमें लोग लेके आ रहे हैं। और जो 2 व्हीलर, जो जापानीज 2 व्हीलर सेगमेंट है उसमें लोग 2 व्हीलर सब असेंबली लेके आ रहे हैं, उसको भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आगे इन्होंने अपने एनेक्चर को शो किया। एनेक्चर में आप देख सकते हैं कि जो इनका डिस्टिंग्विश मार्केट लीडर प्रिसीजन सीट मेटल सेगमेंट है उसको अगर देखें कि डोमेस्टिक जो 2 व्हीलर इंडस्ट्री है वो उसमें ग्रोथ है लगभग 16% से ग्रोथ होगी FY31 तक। एंड अगर उसमें बेस अगर आप उसमें देखें कि वो 16% से ग्रो कर रहा है और आगे जो है 7 to 9% से ऑप्टिमिस्टिक है कि ये ग्रोथ करेंगे FY31 तक। एंड डोमेस्टिक ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो उसमें 10% की ग्रोथ हो रही है। एंड अगर आप इनका जो डोमेस्टिक 2 व्हीलर मेटल प्रोडक्ट इंडस्ट्री आउटलुक देखें तो इसमें लगभग 10% से ग्रो करेगा FY30 तक। एंड डोमेस्टिक PV एंड LCB मेटल प्रोडक्ट मार्केट साइज को भी अगर आप देखें तो उसमें भी लगभग 9% से ग्रो होगी। और मार्केट शेयर इस पूरे सेगमेंट में जो बेलराइज है इनका 24% का मार्केट शेयर है। तो ये लोग अपने मार्केट शेयर को आगे आने वाले टाइम में और बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि ये लोग आप देखेंगे कि ये इनका अपना पेनिट्रेशन 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों ही सेगमेंट में ये लोग बढ़ा रहे हैं।
अगले सेगमेंट में आप इनका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि इनका मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू 10% से ग्रो कर रहा है FY22 से FY25 के बीच में, एंड जो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेडिंग है उसमें 50% की ग्रोथ आई है। एंड अगर आप टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो उसमें 15% की ग्रोथ आई है FY22 से FY25 के बीच में। EBITDA एंड EBITDA मार्जिन को अगर आप देखें तो EBITDA में भी 11% की ग्रोथ है, और EBITDA मार्जिन जो पहले EBITDA मार्जिन ऑलमोस्ट उधर ही है, लेकिन इसमें EBITDA में ग्रोथ 11% की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पैट मार्जिन अगर आप देखें, पैट एंड पैट मार्जिन, तो पैट में 11% की ग्रोथ आ रही है और पैट मार्जिन भी लगभग उधर ही है। पहले 4.9% हुआ करता था FY22 में, बढ़ के अभी वो 4.3% के आसपास है। कैश पैट भी अगर आप देखें तो वो भी बढ़ता जा रहा है। नेट डेट टू इक्विटी घटता जा रहा है, पहले 1.5 हुआ करता था FY22 में, बढ़ के 1% के आसपास हो गया, अभी और भी घट के कम हो गया अभी इस क्वार्टर में। एंड अगर आप रिटर्न रेशियो देखेंगे तो वो भी लगभग FY22 में जितना था लगभग उतना ही है FY25 में भी। तो अगर आप सारे पैरामीटर पे देखें तो बेलराइज का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, एक अच्छी कंपनी है। अभी इनका वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। हम अगले पार्ट में इनका वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे एंड इनका मैनेजमेंट का जो कॉन्फ्रेंस कॉल है उसको भी डिस्कस करेंगे। तब हम देखेंगे कि इनका क्या करेंटली हम इसमें पोजीशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कंपनी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक अच्छी कंपनी लगती है इस सेगमेंट में। अभी छोटे मार्केट कैप की लगभग 10-12 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप इनके पीयर से कंपेयर करें, जो मदरसन सुमी है, अगर आप उससे कंपेयर करें तो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, तो उसके कंपेरेटिवली काफ़ी छोटी कंपनी है और इसमें ग्रोथ के काफ़ी चांसेज है। और अब ये लोग अपना पेनिट्रेशन भी बढ़ा रहे हैं। देखेंगे कि आप पहले लोग केवल 2 व्हीलर सेगमेंट के प्रोडक्ट बनाया करते थे, फिर वो लोग 4 व्हीलर सेगमेंट में आ गए, और 4 व्हीलर सेगमेंट में भी मैनेजमेंट ने भी कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला है कि लोग अपना पेनिट्रेशन और बढ़ाएंगे, और आगे आने वाले समय में 2 से 2.5 सालों में ये लोग अपने 4 व्हीलर वाले सेगमेंट से जो इनको रेवेन्यू जनरेट होता है उसको 2 गुना तक बढ़ा के कर लेंगे। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर इसमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में इनके कॉन्फ्रेंस कॉल एंड इनका जो है कि वैल्यूएशन के साथ।